अच्छा भाई, ऐसा है कि कई एक स्टूडेंट्स आप में से जिनको काफ़ी ज़्यादा मुश्किल आ रही है, और कुछ स्टूडेंट्स आप में से ऐसे हैं जिनके पास वक्त काफ़ी कम है। जिस तरह उनके पास मैक्सिमम 2 से 3 घंटे हैं पढ़ने के लिए, या 4 घंटे हैं। अब उन्होंने जीके को भी टाइम देना है, इंग्लिश एसए को भी टाइम देना है। एसए का बजाते खुद इतना प्रेशर होता है कि आप खुद अब फील कर रहे हो कि ये एक दो दिन से कि भाई क्या किया जाए, कुछ समझ ही नहीं आ रही, कुछ समझ नहीं आ रही। नो डाउट जिस तरह से मैं लेकर चल रहा हूँ, वो आपको क्रिएटिविटी की तरफ लेकर जाएगा कि आप किसी भी तरह का ऐसे हैंडल कर सकोगे। लेकिन जिस तरह से आप में से कई एक स्टूडेंट्स परेशान हैं, आज देखें आप में आपकी जो तादाद है वो 12 है। 12 में से मैक्सिमम 4 असाइनमेंट्स मेरे पास आई हैं, और अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स की असाइनमेंट नहीं आ रही। ठीक है, दाऊद ने एक असाइनमेंट जमा नहीं कराई। मुझे नहीं पता दाऊद मतलब अच्छा स्टूडेंट है कि नहीं है, क्योंकि उसने लॉ का पेपर तो अच्छे से तैयार किया था। इंग्लिश की कोई असाइनमेंट उसकी आएगी तो मुझे पता लगेगा अच्छा स्टूडेंट है कि नहीं है। और कल भी जिस तरह इतनी सारी मिस्टेक्स थी, आप लोगों को छोटी छोटी बात उस तरह से नहीं समझ आ रही, और उसमें कोई आपकी गलती नहीं है। जाहिर है, आहिस्ता आहिस्ता ही समझ आती है। तो मैंने ये डिसाइड किया है, बोनाफाइड को मद्देनजर रखते हुए, इन गुड फेथ, कि ऐसा करते हैं कि 4 5 ऐसे मैं आपको खुद करवाता हूँ। यानी कि एक मैं ऐसे बनाऊंगा कुछ, ठीक है, मेरे पास कुछ बने हुए भी हैं, कुछ बनाऊंगा सेट करके आपको कंप्लीटली थारोली। जहां मैं आपके जिम्मे लगा रहा हूँ आपको, मैं बनी बनाई आउटलाइन, फिर दूसरा ऐसे बने बनाई वो आपको दिखाता हूँ कि इस तरह से ये मतलब मैंने डिजाइन किया है, ये इस तरह से बना हुआ है। ठीक है, 5 एक ऐसे ऐसे हम कर लेते हैं जिसमें मैं आपको हर चीज बनी बनाई दिखाऊंगा, पढ़ाऊंगा कि भाई ये इस तरह से मैंने डिजाइन किया है और ये परफेक्ट है। आपने जस्ट उसको एक मरतबा मैं यहाँ पे रीड कर दूंगा, समझा दूंगा कि किस तरह से मैंने इसको लिखा है। उसके बाद आपने उसको याद करना है और जुबानी लिखना है। इसी तरह जब हम 4 5 आउटलाइन हो जाएंगी, फिर हम डिटेल की तरफ आएंगे। डिटेल में भी इंट्रोडक्शन भी आपको बना के दूंगा, पैराग्राफ भी, बॉडी पैराग्राफ भी बना के दूंगा, कंक्लूजन भी बना कर दूंगा। आपको बताऊंगा कि किस तरह से इसमें सेंटेंसेस मैंने ऐड किए हैं, किस तरह से अटेंशन ग्रैबर ऐड किया है, किस तरह से आर्गुमेंट को मैं डालकर किस तरह से उसकी डिटेल डाली है, कोई कनेक्टर डाला है, ट्रांजिशंस डाली हैं। एक एक चीज आपको बना बनाया ऐसे बना के, उसकी लेंथ प्रॉपर बना के आपको शेयर करूंगा। आपको कहूंगा भाई इसको याद कर लो। 4 5 ऐसे जब आप कर लोगे तो एटलीस्ट हम एक नंबर वन तो ये सेटिस्फेक्शन हो जाएगी भाई, इसमें से 5 में से कोई ना कोई एक आ जाएगा, मुमकिन है। दूसरा, कम से कम 8 करेंगे हम, कम से कम ऐसे हम 8 करेंगे। तो 5 तो मैं आपको खुद करवा दूंगा, 3 एक जो है ना वो फिर आपके जिम्मे लगा दूंगा, एक आधा कोई आर्गुमेंटेटिव भी कर लेंगे। देन हम अपनी तरफ से सेटिस्फाइड हो जाएंगे, अभी 8 ऐसे कर लिए, इससे बाहर कोई नहीं ऐसे आएगा। तो क्या ख्याल है आपका, अगर हम इस तरह से चलें तो? यस सर, बिल्कुल ठीक है। हाँ भाई, किसी को कोई एतराज हो? नो सर, देखें अब हमारे पास टाइम भी तो कम है। अगर वो एक्सटेंड करते हैं, मतलब अगर वो पहले जीके यस या करके नो? फिर ऐसे यस राइटिंग ओ का तो एक मिनट, एक फिर। मिनट। यस या नो? ठीक है, यस। बस। यस यस। मेरी फिलॉसफी दोबारा से सुनानी शुरू कर देती हो। मैंने आपकी हिमायत ही की है कंदील, मुझे पता है। सर शायद मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था, इस वजह से मैंने आपकी बात सुनी नहीं है। अच्छा चले जी। हाँ भाई, किसी को कोई एतराज हो? नो सर। ठीक है। अब ये जनाब एक ऐसे है, मैं मुझे मुझे लगता है क्लाइमेट चेंज जो है ना एक बड़ा निस्बतन आसान टॉपिक है, लेकिन हर टॉपिक को निभाना होता है। ठीक है, उसका हक अदा करना होता है। बहरहाल हम कोशिश करेंगे जी। अच्छा,
नंबर वन तो देखें, ऐसे के कई पैटर्न है, राइटिंग के कई पैटर्न है, ठीक है, बहुत सारे पैटर्न है। उससे आप चार पांच ऐसे जब कर लोगे, मैं आपको खुद करवा दूंगा, तो भी आपको अंदाजा हो जाएगा कि भी इस तरह से भी लिख सकते हैं, इस तरह से भी कर सकते हैं। एक तरीका कार था जो मैं अभी आपको बता रहा था कि एडजेक्टिव पार्टिसिपल की फॉर्म में लिखो, और ये वो ऐसे की ऐसे को स्ट्रोंग करने के लिए है बेसिकली। जब आप हर चीज, वो आपको एग्जामिनर कहेगा अच्छा इतनी ग्रिप है कि इसने इस तरह की स्टेटमेंट को भी इस फॉर्म में लिख लिया है, तो वो जरा हाई लेवल का था। ये बिल्कुल ऐसा है, आप में से जो स्टूडेंट जानते होंगे, ये जिस तरह से ये जो दावत इस्लामी वाले हैं, ये कभी कहते थे कि सिर्फ सब्ज पगड़ी पहननी है जी, ऊपर से हमें ऑर्डर आया है कि जी सिर्फ सब्ज पगड़ी पहननी है। उसके बाद कुछ दिनों के बाद, कुछ टाइम के बाद, फिर उन्होंने तीन चार कलर इंट्रोड्यूस करवा दिए कि भाई आप ये भी पहन सकते हैं, ये कलर भी पहन सकते हैं, ये कलर भी पहन सकते हैं। अब वो कई रंगों की पगड़ियां पहने होते हैं उन्होंने। तो इसी तरह आप भी कहेंगे सर कह रहे थे कि एडजेक्टिव पार्टिसिपल की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अब दूसरी फॉर्म में भी आपको मैं बता दूंगा कि कोई बात नहीं है, लेकिन एटलीस्ट आपकी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होनी चाहिए आउटलाइन। जो मैं तरीका पहले बता रहा था वो थोड़ा सा मुश्किल है, तो हम थोड़ा सा मुश्किल के बजाय आसान की तरफ आते हैं कि एटलीस्ट हमें डाटा तो प्रिपेयर हो जाए ना, एटलीस्ट हमें हमारी केस स्टडीज तो प्रिपेयर हो जाए। आफ्टर देन चलो हम उसको जो इतना मर्जी खूबसूरत कर लें, कोई मसला नहीं है। तो अब हम जरा मुश्किल से आसानी की तरफ आएंगे, ताकि वो जो स्टूडेंट्स कुछ बहुत ज्यादा घबराए हुए हैं, परेशान हैं, उनका दिमाग शल हो गया, कोई दिमाग काम नहीं कर रहा, तो उनके लिए भी आसानी हो। जब वो चार पांच ऐसे कर लेंगे थोड़े थोड़े से, तो फिर उनको लगेगा कि अच्छा हम ये कर सकते हैं, तो हम थोड़ा सा एडवांस भी कर सकते हैं। मैंने आपको करवाना बड़ा कुछ था, आपको कनेक्टर्स को मैंने अलग से करवाना था, आपको ट्रांजिशंस करवानी थी, आपको एडवांस इंग्लिश के स्ट्रक्चर करवाने थे, कॉन्ट्रैक्टिव एडजेक्टिव क्लॉजेस करवानी थी, वो एक मतलब हाई लेवल की होती हैं। लेकिन कोई बात नहीं है, वो भी करेंगे, कुछ ना कुछ करेंगे जरूर, ताकि हमारा जो एस्से है वो एक आम स्टूडेंट की निस्बत नॉमिनेटेड हो। ठीक है, एक आम स्टूडेंट जैसा ना हो। जिस तरह एसडीओ का जो आपका पेपर था वो एक आम स्टूडेंट की निस्बत आपने अच्छा किया, तो ऐसे भी इंशाल्लाह अच्छा ही होगा, कम नहीं होगा। चलें जी, एक टॉपिक है, ध्यान से समझते जाएं जी। स्टार्ट करें जी, मेंटली तौर पे सब तैयार हो गए, रेडी? यस सर। एक की आवाज आई है। जी सर रेडी है। बाकी बाकी सब सोए हुए हैं? अच्छा, चलो देखो जी, टॉपिक है, ध्यान से समझना। टॉपिक है, टॉपिक हम ज्यादा सारे कर लेंगे, मतलब ऐसे चार पांच फुल तरह से कर लें, उसके बाद ब्रेक डाउन एक मर्तबा आपका कलम चलने लग जाए बस। द थ्रेट द थ्रेट ग्लोबल वार्मिंग एंड वेज टू काउंटर इट। थ्रेट ऑफ लिख लें शायद, द थ्रेट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग एंड द वेज टू काउंटर इट। कभी भी कभी भी इस तरह से, मतलब थोड़ा सा ट्रिकी, थोड़ी सी, अगर ज्यादा ट्रिकी नहीं होगी स्टेटमेंट तो थोड़ी सी तो होगी। द थ्रेट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग एंड द वेज टू काउंटर इट, इसको थोड़ा ब्रेक डाउन करो, तो ब्रेक डाउन में ये लगता है कि जनाब सबसे पहले तो क्लाइमेट चेंज के बारे में बात हो रही है, ये ग्लोबल वार्मिंग की बात है, एक बात। ठीक है, आपकी जो मेन बात है वो है क्लाइमेट चेंज। अब उसने पूछा है क्लाइमेट चेंज का थ्रेट, क्लाइमेट चेंज का थ्रेट बताना है आपने, और वेज टू काउंटर इट, इसको तोड़ोगे तो आपको मिलेगा सॉल्यूशन। ये है एक्चुअल में ग्लोबल वार्मिंग या क्लाइमेट चेंज के थ्रेट्स बताने हैं और सॉल्यूशंस बतानी है। इतनी सी बात है, आपने टॉपिक को पढ़ा और उसमें से निकाल लिया थ्रेट्स एंड सॉल्यूशंस। अब इसको लिखना कैसे है, इसमें जहां पर थ्रेट्स पूछे गए हैं, जहां पे
सॉल्यूशंस पूछा है, वे फॉरवर्ड या सॉल्यूशंस, वहां आप कॉजेज भी लिखो। आपने थ्रेट्स के 3 पैरे लिख देने हैं, सॉल्यूशन के 4 लिख देने हैं, तो कॉजेज का एक जरूर लिखो। कॉजेज हमारा टॉपिक, हमारे टॉपिक का हिस्सा नहीं है, लेकिन फिर भी एटलीस्ट जब तक हमें कॉजेज नहीं पता होंगे, हम सॉल्यूशंस किस तरह से लिखेंगे। तो हमें फिर भी हम एक पैराग्राफ कॉजेज का लिख देंगे, 3 थ्रेड के लिख देंगे, 4 सॉल्यूशंस के लिख देंगे। इसको आप मजीद भी कम कर सकते हो, क्योंकि पीपीएससी में 1500 मार्क्स का होता है ना, इसको आप और भी कम कर दो, कोई बात नहीं। ठीक है, वैसे शॉर्ट कर दो, पैराग्राफ शॉर्ट कर देंगे। पैराग्राफ वैसे होता है 200 मार्क्स का, सीएसएस की बात करें तो। और अगर आपने 1500 का अगर आपने करना है ना, 1500 वर्ड्स का, तो फिर आप इसको 150 कर दो। ठीक है, अगर आप 12 पैरे लिखो, तो जरा 12 को जरब दें 150 से, कितने बनेंगे? 1800 बन जाएंगे। तो आप इसलिए इसको, यानी कि 12 पैरे बनाने के बजाय आप 10 बना दो पैराग्राफ। इस तरह से थोड़ा थोड़ा कम कर सकते हैं। 150 वर्ड्स का तो पैराग्राफ बनेगा, इससे कम नहीं होगा। अच्छा, अभी यहां तक बात समझ आ गई, आउटलाइन भी ब्रेक होगी ये। अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं। अब हम और थोड़ा सा इन डेप्थ जाते हैं। ये भी मैंने आपको जनरल स्कीम ऑफ ऐसे में पढ़ाया था कि जब भी कोई इशू बेस्ड आता है तो किस तरह से लिखना है। देखें, पहला पैराग्राफ आपका होगा इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन। दूसरा पैराग्राफ, उसमें आपने बताना है, सेकंड पैराग्राफ भाई ये क्लाइमेट चेंज है क्या, चलो इंट्रोडक्शन में बता दिया। व्हाट वाला पैराग्राफ हो सकता है, इसको काट दें, आप लिखें कॉजेस, कि भाई कॉजेस क्या है क्लाइमेट चेंज के। आपने 3 पैराग्राफ लिख देने हैं थ्रेट्स पे, 6 से 9 पैराग्राफ लिख देने हैं सॉल्यूशंस पे। उसके बाद फिर 10 पैराग्राफ में आप कुछ केस स्टडीज डाल दें, ये 2 भी डाल सकते हैं, 3 भी डाल सकते हैं, डिपेंड करता है आपके पास टाइम कितना है। केस स्टडीज आपने इधर भी डाल दें, इधर ही डाल दें, अच्छा है, अलग से ना लिखें। अलग से लिखने का, बल्कि पीपीएससी में लिखे ही ना अलग से, केस स्टडीज आपने इधर ही डाल देनी है। लेकिन फिर भी अगर कसर रह जाती है, अगर आपके पास टाइम है, तो आप 10th पैराग्राफ अलग से केस स्टडीज का भी बना लें, आगे हम देखेंगे आउटलाइन। ठीक है, आउटलाइन में थोड़ा सा एडिशनल है, वो आप अपने हिसाब से मैनेज कर लेना, कि मैं बोल के बताऊंगा आपको कि किस तरह से आप, किस स्पीड पे भी डिपेंड करता है ना, फिर आपकी इंटेंशन पे भी डिपेंड करता है कि आप उसको, आपको कोई केस स्टडी अच्छी लगती है, कोई नहीं लगती। अच्छा, फिर सेकंड लास्ट आपने बताना है कि भाई पाकिस्तान में भी क्लाइमेट चेंज है, पाकिस्तान भी इससे मुतासिर है, पाकिस्तान को क्या करना चाहिए। सॉल्यूशन बताया ना इसमें, तो आप ये भी बताएं पाकिस्तान को क्या करना चाहिए, पाकिस्तान इससे किस तरह से डिस्टर्ब हो रहा है। और एट द एंड कंक्लूजन। यहां तक कोई क्वेश्चन हो? अब थोड़ी सी बात स्ट्रीमलाइन हो रही है, कोई इशू तो नहीं आ रहा? नो सर। चलो, अब हम चलते हैं सर आउट। हाँ जी। सर पाकिस्तान के बारे में पहले बता दिया जाए तो अच्छा नहीं होगा? नहीं, बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। क्यों? एट द क्योंकि एंड ही बताना है? क्योंकि ना, क्योंकि पाकिस्तान हमारे टॉपिक का हिस्सा नहीं है ना, पाकिस्तान हमारे टॉपिक का नहीं, हिस्सा नहीं है। अ, चलो ठीक है, लेकिन जब करंट अफेयर्स वगैरह का हो तब तो लिख सकते हैं ना? देखें, पाकिस्तान में जब हम बताएंगे ना, इसमें पाकिस्तान का पीछे भी हम जिक्र करते आ रहे हैं। जब हम थ्रेट्स बताएंगे तो पाकिस्तान के एग्जांपल्स देंगे। ठीक है, सॉल्यूशंस बताते वक्त भी नहीं देंगे, वैसे ग्लोबल लेवल पर है ना, पाकिस्तान को अलग से हम बता देंगे कि ये सजेशन है पाकिस्तान के लिए, उसको अलग से बताएंगे। आप अपने टॉपिक का ये टाइटल टॉपिक पढ़े ना, उसमें लिखा है उसने द थ्रेट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग एंड द वेज टू काउंटर इट।
यहाँ कोई पाकिस्तान है? उसने ग्लोबल वार्मिंग की बात की है डायरेक्ट। अच्छा, अभी तक जितना कुछ हमने पढ़ा है, इसमें से आपने पेज पे कुछ नहीं लिखना। ये पेज पे नहीं लिखना। टॉपिक ब्रेक डाउन ये नहीं लिखना। ये लिख सकते हैं वैसे। ये लिख सकते हैं, ये मैं सीएसएस के डिफरेंट क्वेश्चन के आंसर में लिख देते थे। ये आपने अपने जहन में सोचना है। ये भी ना लिखें, टॉपिक ब्रेक डाउन भी ना लिखें, क्योंकि यहीं से आपको पकड़ ही ना ले वो, थोड़ा सा इधर उधर कर दिया तो। ये आप रफ पे लिखें। आउटलाइन ब्रेक डाउन, पैराग्राफ डिवीजन। ठीक है। जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी तो फिर आपको ये भी नहीं लिखना पड़ेगा। ये अगर लिखना भी है तो रफ पे लिख लेंगे भाई, ये चीज मैंने लिखनी है, इतने इतने पैराग्राफ बनाने। जो लिखना है वो इस तरह से लिखना है। आपने टॉपिक का टाइटल देना है ऊपर, नीचे लिखना है जनाब पॉइंट नंबर 1 मार्कर से लिखना है, और इसको यहां से शुरू नहीं करना, इसको यहां से शुरू करना है, यहां से शुरू करना है, 1 इंच के गैप से। क्यों? क्योंकि ये मेन पॉइंट नहीं है, ये एक छोटा सा छोटी सी बात लिखे, कई एक सेंटेंस लिख रहे हैं, ये एक सेंटेंस पे लिख रहे हैं पूरा। ये स्टेटमेंट नहीं, सेंटेंस है। इंट्रोडक्शन ऊपर लिख दिया तो यहां से शुरू कर दें। हमेशा जब आउटलाइन में आप इंट्रोडक्शन लिखते हो तो एक थीसिस स्टेटमेंट आउटलाइन में, आउटलाइन का जो इंट्रोडक्शन है ना, उसमें आप थीसिस स्टेटमेंट लिख देते हो बस। थीसिस स्टेटमेंट क्या होती है? थीसिस स्टेटमेंट का मतलब होता है कि आप इस टॉपिक को किस नजर से देखते हो। वंस अगेन आई रिपीट, थीसिस स्टेटमेंट का मतलब है कि कि भाई आप इस टॉपिक को किस नजर से देखते हो। आपके पास टॉपिक क्या है जी? थ्रेट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। आप बताओ कि हाँ भाई वाकई ग्लोबल वार्मिंग से वो काफी सारे थ्रेट हो रहे हैं, एंड वेज टू काउंटर इट। आप बताओ कि हाँ भाई इसका हल भी निकल सकता है। आपने उसकी बात को एक्सेप्ट कर लिया या निगेट कर दिया, वो थीसिस स्टेटमेंट है। कोई ग्लोबल वार्मिंग नहीं हो रही, कोई थ्रेट ही नहीं है, सुकून से टीवी शीवी देखो, मोबाइल देखो, थीसिस स्टेटमेंट है। हाँ लेकिन एग्जामिनर बस पढ़ेगा वो 2 लाइनें, उसके बाद कुछ नहीं पढ़ेगा। बहरहाल देखते हैं जी। इंट्रोडक्शन लिख के हेडिंग दे दी, नीचे लिखा अनचेक्ड ग्लोबल वार्मिंग जो कि रोकन जारी हैज प्रोड्यूस्ड एग्जिस्टेंशियल इकोनॉमिक एंड जो पॉलिटिकल थ्रेट्स। इससे ये थ्रेट्स हो रहे हैं, ये थ्रेट्स आपने एक्सेप्ट कर लिए ना, दैट रिक्वायर अर्जेंट ग्लोबल कॉपरेशन, टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन, सस्टेनेबल गवर्नेंस। इसका मतलब है कि अगर ये जो सस्टेनेबल गवर्नेंस, ट्रांसफॉर्मेशन, टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन, कॉपरेशन, ठीक है, अगर ये मिल जाएं तो आप, ये असल में वेज हैं टू काउंटर इट। थीसिस स्टेटमेंट हमेशा एक कम्प्लेक्स सेंटेंस होता है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का मतलब है एक डिपेंडेंट क्लॉज और एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होती है। थीसिस स्टेटमेंट में आप सेमीकोलन लगाएं, कंजंक्शन लगाएं, ठीक है, अपने सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स बनाएं। यहां तक बात समझ आ गई है कि नहीं आई? क्या बताया मैंने अभी तक? अभी क्या बताया है? सर थीसिस स्टेटमेंट में कॉलम्स कंजक्शंस लगानी पड़ेंगी ताकि ये उसका मीनिंग कंप्लीट हो। हाँ, क्या बात है, ताकि उसका मीनिंग कंप्लीट हो। डॉक्टर अक्सर के पास जब कोई सब ऑपरेशन, आपको देखा। इसके पास कोई दवाई लेने आता है ना बुखार की, नजले की भी साथ दे देती है। वो कहती है यकीनन ये नजले से ही बुखार हुआ होगा। आपने जो सबसे पहली हेडिंग देनी है वो इंट्रोडक्शन की देनी है, और उसमें इंट्रोडक्शन की हेडिंग में आपने थीसिस स्टेटमेंट लिखनी है। और थीसिस स्टेटमेंट वो होती है जो आपके टॉपिक को एक्सप्लेन कर रही होती है, एक स्टैंड ले रही होती है। अमूमन वो आर्गुमेंटेटिव में ज्यादा मसला होता है, इशू बेस में तो कोई मसला नहीं है। इशू बेस में तो जस्ट आपने बताना है ये टॉपिक है, लेकिन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की फॉर्म में बताना है।
देखो, म्यूट करो भाई, म्यूट। घर की बातें ऑनलाइन ना करो। आगे चलते हैं जी। हमने कहा था कि एक पैराग्राफ हमने कॉजेज पे लिखना है। आप एक बस ये बना दें कि व्हाट आर द मेजर कॉजेज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। क्योंकि इसमें हमने मल्टीपल कॉजेज लिखने हैं, तो इसके साथ केस स्टडी ना डालें। वैसे भी केस स्टडी की हेडिंग हमने दे दी थी कि भाई हम नीचे केस स्टडी आपको दे देंगे। तो यहाँ पर हमने लिखना है व्हाट आर द मेजर कॉजेज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग जस्ट। अब चूंकि थ्रेट्स हमारा टॉपिक, असल में हमारा जो मेन आर्गुमेंट है वो है थ्रेट्स। व्हाट आर द मेजर थ्रेट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, हमने ये हेडिंग दी। अब देखें ये रिपीट हो गया। व्हाट आर द मेजर कॉजेज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, व्हाट आर द मेजर थ्रेट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। तो ये अच्छा नहीं लग रहा, इसको आप ऐसा कर दो, व्हाट आर द की डेंजर्स पोज्ड बाय ग्लोबल वार्मिंग, व्हाट आर द प्रिंसिपल चैलेंजेस अराइजिंग फ्रॉम ग्लोबल वार्मिंग। समझ आई कि गई? चेंज कर दिया ना? यस सर। यस बताओ, सर। तीनों में से कौन सा अच्छा है? सर मतलब सेकंड और थर्ड दोनों ही अच्छे हैं। मतलब जो आपने थर्ड पॉइंट का फर्स्ट और सेकंड पॉइंट बताया ना दोनों, लेकिन जो सेकंड पॉइंट है वो ज्यादा। बहुत ज्यादा अच्छा है। ठीक है, मुझे थर्ड ज्यादा अच्छा हम्म। लगता। चलो, जो आपको अच्छा लगे। अब जब आपने बताया उसको कि व्हाट आर द मेजर थ्रेट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, के ग्लोबल वार्मिंग के मेजर थ्रेट्स क्या हैं, ठीक है, ये आप फिर अब देखो ऊपर कॉजेज में भी आप थोड़े थोड़े दो तीन तीन चार चीजें डाल सकते हो पॉइंट्स में। ठीक है, दो चार पांच चीजें डाल सकते हो कि ये कॉज है, लेकिन आउटलाइन ज्यादा ही बड़ी हो जाएगी। अब हमने थ्रेट्स पे लिखना है, तो तीनों में से कोई एक लाइन लिखनी है थ्रेट्स में। अब अपने जहन में सोचो कि सबसे पहला थ्रेट क्या है, एग्जिस्टेंशियल थ्रेट। अब सोचा ये जहन में है, लेकिन इसको एज सच हेडिंग बना के नहीं लिख देना। इसको ऐसे लिखो, सब सब हेडिंग सब पॉइंट दे दिया आपने। राइजिंग सी लेवल्स एंड ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स थ्रेटन मिलियंस ऑफ पीपल। अब देखिए मिलियंस ऑफ पीपल को थ्रेट कर रहे हैं, लेकिन कर क्या रहे हैं? राइजिंग सी लेवल एंड ट्रॉपिकल नो स्टॉर्म्स। इसको कहते हैं कंप्रीहेंसिव स्टेटमेंट, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट। ये जो राइजिंग सी लेवल है किससे बना है? ग्लोबल वार्मिंग से। ये जो ट्रॉपिकल स्टॉर्म आ रहे हैं किसकी वजह से आ रहे हैं? ग्लोबल वार्मिंग से। तो जरूरी नहीं है कि आप हर लाइन में ग्लोबल वार्मिंग डालो, उससे उसकी जो मैनिफेस्टेशंस हैं उनसे भी तो थ्रेट्स हो रहे हैं ना, वही तो ग्लोबल वार्मिंग ही तो है ये राइजिंग सी लेवल। ये आपके जो अच्छा राइटर है वो इस चीज को ग्रिप करता है, इसको पकड़ता है कि हाँ भाई ये बात है। आपने फिर केस स्टडीज डाल दी, केस इन पॉइंट वैसे लिख दो, ऊपर लिख दो केस इन पॉइंट जैसे मैंने लिखवाया था। मैं इसको थोड़ा और सेट करके भेजूंगा। इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, आईपीसीसी सिक्स असेसमेंट रिपोर्ट 2023 warns that by 2050 nearly 800 million people may be displaced due to coastal flooding। समंदर के किनारे किनारे बेशुमार शहर हैं, और जिस तरह से समंदर की सतह बढ़ रही है तो 8 करोड़ लोगों को हिजरत करनी पड़ जाएगी। 8 करोड़ लोगों को। कोस्टल मेगा सिटीज लाइक कराची, मियामी एंड जकार्ता आर एट हाई एट सीरियस रिस्क ऑफ पार्शियल सबमर्जेंस। यानी कि इन ये बिल्कुल डूबने वाले हैं। 2030 का कहा था कराची डूब सकता है, या पता नहीं 60 का कहा था शायद, एक रिपोर्ट थी बहरहाल। ये आपने अब सपोर्टिंग आर्गुमेंट, अपने आर्गुमेंट को सपोर्ट किया है। आप दोनों में से कोई एक भी लिख सकते हो, दोनों लिख दो, मुख्तसर भी कर सकते हो। नेक्स्ट आपने सोचना है कि क्या कौन सा थ्रेट लिखूं, इकोनॉमिक थ्रेट। ये अपने जहन में सोचना, लिखना क्या है? इट पोजेस ग्रेट रिस्क टू ग्लोबल इकोनॉमी ड्यू टू, अब एक्सप्लेन कर रहे हो, reduced एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी एंड एन ओवरहैंग ऑफ अनबर्नेबल कार्बन। ये आगे आपने दो कॉजेज भी बता दिए, जो दोनों कॉजेज बताए उसकी केस स्टडीज यहाँ लिख दो, ऊपर लिखो केस इन पॉइंट। और ये वर्ल्ड बैंक क्लाइमेट रिपोर्ट 2023 एस्टिमेट्स
23 trillion dollars worth of fossil fuels reserve could become unusable as the world shifts to clean energy. थ्रेट है जी, इकोनॉमिकल थ्रेट है। लोगों को नुकसान होगा ना, वो क्लीन एनर्जी की तरफ मूव कर जाएंगे, कार्बन रिजर्व्स बेकार हो जाएंगे। आखिर इकोनॉमिकल थ्रेट तो लोगों को नुकसान तो हुआ ना, जिनकी मईशत ही इस पे चल रही है। फिर एग्रीकल्चर यील्ड हैज सर ड्रॉप। जी सर ये आउटलाइन है, ये अभी क्या अब पढ़ रहे हैं, हम बिल्कुल, कॉजेस पढ़ रहे हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल आउटलाइन है, ये ठीक है आउटलाइन है। सर, पर इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन में सिर्फ थीसिस स्टेटमेंट आएगी और फिर आगे आउटलाइन स्टार्ट होगी, है ना। वो इंट्रोडक्शन भी आउटलाइन का हिस्सा है ना, वो। अच्छा, वो भी आउटलाइन का हिस्सा। जी, मैंने आपको बताया सर इंट्रोडक्शन। जी आउटलाइन में क्या क्या आता है? इंट्रोडक्शन आता है और आउटलाइन में कॉजेस, थ्रेट्स, ये सारे आउटलाइन बनेगी। बिल्कुल, ये मुझे बिल्कुल पता है। बिल्कुल आउटलाइन बनेगी सब। आपने लेट ज्वाइन किया था? नहीं सर, अच्छा नहीं, मैंने तो ज्वाइन नहीं किया। थोड़ा सा बैक गियर लगाते हैं बिल्कुल, ठीक है। मैंने आपको बताया, म्यूट कर लो, म्यूट म्यूट मदीहा। देखो, मैंने आपको बताया कि क्लाइमेट चेंज थ्रेट्स एंड सॉल्यूशन, ये आपके टॉपिक का नाम है। आप उसमें कॉजेज भी लिखोगे, थ्रेट्स भी और सॉल्यूशंस भी। फिर मैंने आपको बताया कि ये सारी चीजें, पैराग्राफ डिवीजन, ये आपकी सारी आउटलाइन में होंगी। आप आउटलाइन में इंट्रोडक्शन भी लिखोगे, कॉजेज भी लिखोगे, थ्रेट्स, सॉल्यूशन, केस स्टडीज, पाकिस्तान की एग्जांपल और कंक्लूजन, ये सब की सब आप आउटलाइन में दोगे। ये एक रफ एस्टिमेट है, रफ आइडिया है। इसको अब हम एक्सप्लेन कर रहे हैं कि आपने यहाँ पर टॉपिक लिखा, टॉपिक के बाद इंट्रोडक्शन की हेडिंग दी, इंट्रोडक्शन में आपने थीसिस स्टेटमेंट लिख दी पेंसिल से, पेन से। उसके बाद आपने आउटलाइन, ये लिख रहे हो आउटलाइन, आउटलाइन में क्या लिखना था, कॉजेज लिखना था, आपने कॉजेज के पॉइंट लिख दिया। फिर आपने इसमें दो तीन पॉइंट ऐड कर सकते हैं। फिर आपने थ्रेट्स की बात कर दी कि थ्रेट्स भी हैं, ठीक है। व्हाट आर द प्रिंसिपल चैलेंजेस राइजिंग फ्रॉम ग्लोबल वार्मिंग, ये आपने एक पॉइंट लिखा। उस पॉइंट यानी कि एक पॉइंट है वो, अब आपने आर्गुमेंट देने हैं कि कौन कौन से वो चैलेंजेस हैं। सबसे पहला चैलेंज एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है, ठीक है, एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है। वो कहाँ पर है? आपने ये चीज सोचनी है, ये लिखनी है। ऊपर वाला सोचना है, ये नीचे वाला लिखना है। नीचे केस स्टडीज भी हैं, फिर इकोनॉमिकल थ्रेट भी है, ये भी बता दिया। और फिर जियोपॉलिटिकल थ्रेट भी है। ये ऊपर वाला ये सोचना है और ये लिखना है। द फाइनेंशियल लॉस एंड जियोपॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी कॉज्ड बाय क्लाइमेट चेंज माउंट्स immense administrative and political challenges. सर जी, सर जो जियो पॉलिटिकल थ्रेड्स आप बता रहे हैं कि ये हमने सोचना है, तो सर इसकी हेडिंग भी देनी है या सिर्फ जो थर्ड पॉइंट है उधर से स्टार्ट करेंगे? जो थर्ड पॉइंट है इधर से स्टार्ट करेंगे। अच्छा ठीक है सर। ये थर्ड जी पॉइंट ठीक से होगा। स्टार्ट करना है। जी बिल्कुल। जब आपने मुझे लिख के भेजना है ना, ठीक है, जुबानी लिखना है, ये चीज नहीं लिखनी, ये चीज सोचने के लिए है जस्ट। जी ठीक है सर। और सर हाँ जी, सर जो केस स्टडी हमने लिखनी है 2023 की, जहाँ पे वो तो हम 2025 की लिखेंगे ना, कोई बात नहीं या है। अगर आप यही? 23 की भी देखो, मेरी बात सुनो, बाज रिपोर्ट्स ऐसी होती हैं, जैसे COP 28 है, वो अपने आप में फेमस है। पेरिस एग्रीमेंट, उसके बाद कई एग्रीमेंट हो गए, लेकिन पेरिस एग्रीमेंट 2015 अपनी उसकी इंपॉर्टेंस है। जी यहाँ जी आपकी करंट इतनी चेक नहीं हो रही, यहाँ आपकी इंग्लिश चेक हो रही है जस्ट। लेकिन ऐसा ना हो आपने सारी 2021 की लिखी हो, 2019 की लिखी हो। आपने अगर पांच छह दी हैं तो उसमें दो 2025 की होनी चाहिए। कोई 24 की हो, कोई 23 की हो, कोई 1990 की भी हो, तो कोई बात नहीं है। आपने एक्सप्रेस अच्छा किया हो बस। जी सर, ठीक है।
आपका करंट अफेयर चेक नहीं हो रहा इधर, आपकी इंग्लिश चेक हो रही है, याद रखना। लेकिन फिर भी आपके पास नॉलेज कितना है तो चेक होना ही है ना। The financial loss and geopolitical instability caused by climate change mounts immense administrative and political challenges। इस लाइन की खूबसूरती क्या है, ध्यान से समझना। पीछे आपने फाइनेंशियल की भी बात की, जियोपॉलिटिकल की भी, अब ऊपर फाइनेंशियल और जियोपॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी कॉज बाय क्लाइमेट चेंज, उसमें आपने ये फाइनेंशियल लॉस वाली बात भी ऐड कर दी है। इससे क्या हो रहा है कि आपको पता लग रहा है कि आप किस तरह से सेंटेंस को घुमा सकते हो, अट्रैक्ट कर सकते हो रीडर को। बहरहाल, the Syrian civil war was partly triggered by a decade-long drought, 2006 to 2010, that destroyed farms and displaced rural communities। जो सीरियन सिविल वॉर हुई है, हुई क्यों? क्योंकि वहां पर खुश्क साली आई। ध्यान से मतलब पॉइंट देखें, आर्गुमेंट समझें इसको। सीरिया में सिविल वॉर होती रही है, ठीक है, और वो सिविल वॉर क्यों हुई? खुश्क साली की वजह से। 2006 से 2010। और खुश्क साली क्यों हुई? क्लाइमेट चेंज की वजह से। तो उसकी खुश्क साली और सीरिया की सिविल वॉर, उस सिविल वॉर से देखें, ध्यान से समझना बात को, बेशुमार फॉर्म डिस्ट्रॉय हो गए, रूरल कम्युनिटीज डिस्प्ले हो गई, डिस्प्लेस हो गई। हुई क्यों? इस वार की वजह से। हमने क्या किया कि हमने कहा भाई अगर ये ड्रॉट ना आता, खुश्कसाली ना आती, तो जंग ना होती, जंग ना होती तो मिसप्लेस डिस्प्लेस ना होते लोग। तो एट द एंड हम क्लाइमेट चेंज पे जिम्मेदारी डाल देते हैं। जी सर। सिमिलर रिसोर्स बेस्ड टेंशंस आर ग्रोइंग इन साउथ एशिया। साउथ एशिया में भी वाटर एंड फूड सिक्योरिटी की को लेके, अब साउथ एशिया में बात कर ले, पाकिस्तान इंडिया का कॉन्फ्लिक्ट एक वाटर है ना, फ्लड्स हैं। तो क्यों हो रहा है? क्लाइमेट चेंज एक कॉज है। ये हो गए हमारे सर थ्रेट्स। हाँ जी। सर जैसे अभी हमने ऊपर एक रेफरेंस दिया कि सिविल वॉर इतने से इतने तक हुई थी, और देन सेकंड हमने अरेबियन सी उसका बताया, साउथ एशिया का। तो सर इसमें जो जिसमें ईयर लिखा हुआ है उसको हम केस इन पॉइंट कहेंगे, और जो मतलब दूसरा नीचे वाला है उसको। वो भी है, वो भी है। अच्छा सर ठीक है, दोनों केस पॉइंट है। तो बिल्कुल सर बिल्कुल। दोनों लिखने जरूरी है या एक लिखना जरूरी एक है? लिख दो, एक लिख दो, ठीक है। एक लिख दो ये। मतलब सर हर जी। हर हमने जो केस लिखे हैं उसका रेफरेंस ईयर्स के लिहाज से देना जरूरी नहीं है? नहीं 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 नहीं, बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। आप देखो, ठीक मेरी है। बात सुनो, ये है आपका पॉइंट, ध्यान से समझना। ये है आपका आर्गुमेंट जिसमें आपने कहा कि जियो पोलिटिकल इंस्टेबिलिटी वो क्लाइमेट चेंज की वजह से हो रही है, उसकी वजह से बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव और पॉलिटिकल चैलेंजेस आ रहे हैं। ये आपने एक बात कह दी है। अब उस बात को प्रूव करो कि कैसे। आपने कहा कि भाई साउथ एशिया में जो लड़ाइयां हो रही हैं इंडिया पाकिस्तान की, वो क्यों हो रही हैं? अगर फ्लड ना आते, फ्लड क्यों आ रहे हैं? क्लाइमेट चेंज की वजह से। अगर फ्लड ना आते तो क्या इंडिया पाकिस्तान में थोड़ा सुकून ना होता? एक वैसे बात करनी की, मीटिंग दोबारा ज्वाइन करनी है जी आपने जब एंड हो जाए। तो आपने अपनी इस बात को अपने इस केस स्टडी से प्रूव किया है। समझ आई कि ऊपर से गई? यस सर। ये है जी बात। अब देखें इनको, व्हाट इज द वे फॉरवर्ड टू कन्फ्रंट दीज थ्रेट्स। इन थ्रेट्स को वे फॉरवर्ड बताने हैं जी, सॉल्यूशंस बताने हैं, सजेशंस देनी है। टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, ये आपने दिमाग में सोचना है कि टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस के जरिए